सोचिए, ब्रिक्स के टेबल पे 10 मेंबर्स बैठे हैं और उन 10 का एजेंडा है वेनेजुएला क्राइसिस। और इसमें सबसे आगे होंगे रशिया और चाइना, क्योंकि वेनेजुएला के अलाई हैं और चेयरमैनशिप भारत के पास है। ऐसे में भारत के ऊपर एक ऑटोमेटिक प्रेशर बनेगा कि वो वेनेजुएला के साथ जाए या फिर यूएस के साथ जाए, और एक गलत फैसला भारत की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे खराब कर सकती है। तो आज का लेक्चर इसी पॉइंट पे डेडिकेटेड है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहे। जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ले रहा था, यानी कि 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी 2026 को, तो यहां पे भारत को नहीं पता था कि वेनेजुएला क्राइसिस नाम का ऐसा कोई इंसिडेंट आएगा। अभी यूएसए ने जैसे ही वेनेजुएला पे अटैक किया है और इसके सारे के सारे ऑयल रिजर्व पे कब्जा कर लिया है, यह बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से किया गया है। और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, उनको और उनकी वाइफ को जबरदस्ती गिरफ्तार करके यूएसए में लेके जाया जा रहा है। और पूरी दुनिया जानती है कि चाइना सबसे बड़ा जो इंपोर्ट करता है कच्चे तेल का, वो वेनेजुएला से करता है। और रशिया भी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है वेनेजुएला का। और दोनों ही देश यूएसए को अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे में ब्रिक जो एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर चुका है, इसकी अध्यक्षता जब भारत कर रहा है, तो भारत से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जाएंगी कि भारत इन सारे मेंबर्स को एक साथ लेकर के वेनेजुएला के सपोर्ट में खड़ा हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिसीजंस यहां पे लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेयरमैनशिप से, कि 1 जनवरी 2026 को ब्राजील ने चेयरमैनशिप सौंप दिया है भारत को, और ये कहा है कि अब भारत ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा। लाइक मीटिंग कब कब की जाएंगी, किन किन मुद्दों पे बात की जाएगी, उन मुद्दों का जो फाइनल डिसीजन होगा वो भारत के हाथ में ही होगा। यानी कि भारत का सिग्नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाएगा, और अगले 1 सालों के लिए। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता हर एक साल अलग अलग कंट्रीज में आती रहती है और एक रोटेशनल बेसिस पर आती रहती है। यानी कि इसके लिए कोई इलेक्शन वगैरह नहीं किए जाते, रोटेशनल बेसिस पे सभी के पास अध्यक्षता इसकी जाती है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रिक है क्या। तो ब्रिक्स एक एमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है, यानी कि बहुत पावरफुल जो एमर्ज हो रही है, बहुत उभरने की कोशिश कर रहे हैं, उभर रही है, उन सारे इकोनॉमीज का एक प्रॉपर ग्रुप है। ये एक इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मिलिट्री ग्रुप बना लिया जैसे कि नाटो है, ठीक है, जैसे कि यूरो है, एक फॉर्मल ग्रुप है, ऐसा नहीं है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप के रूप में इनको बनाया गया है, इसलिए इसका कोई भी फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है। जो भी कंट्री इसकी चेयरमैनशिप संभालेगी वही कंट्री में इसका हेडक्वार्टर मान लिया जाएगा। यानी कि 2026 में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे आ जाएगा, तो भारत में आ जाएगा। एनुअल समिट किए जाते हैं, इनके सारे के सारे मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, रोटेटिंग यहाँ पे रोटेटिंग चेयरमैनशिप यहाँ पे चलती रहती है। और अभी देखिए ब्रिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2025 की ब्रिक्स ब्राजील में हुआ था और ब्राजील ने इसको कंडक्ट किया था। और इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 जो इसके मेंबर्स हैं, 10 जो इसके मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर है, और एक जो मेंबर है वो इसका परमानेंट नहीं है, यानी कि उसको इन्वाइट किया जाता है, डायलॉग पार्टनर बनाया जाता है। और चूंकि इकोनॉमी उभर रही है उस देश की भी, यानी कि इंडोनेशिया की मैं बात कर रहा हूं, तो उसे बुलाया जरूर जाता है, लेकिन वो आपका उन मेंबर में नहीं आएगा। ठीक है, 10 इसके फुल टाइम मेंबर हैं। 10 इसके कौन से फुल टाइम मेंबर हैं, क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखना। आप इसमें देखोगे जो शुरुआती दौर पे जो बनाया गया था ब्रिक्स को, तो ये 5 मेंबर्स ने मिलकर के बनाया था। 5 भी नहीं, यहाँ पे 4 मेंबर्स की मैं बात करूंगा, 4 मेंबर्स ने मिलकर के बनाया था। इसका तो पूरा कॉन्सेप्ट 2001 में आया था, 2001 में आया था। और 2001 में ही सोचा गया था कि ब्रिक होगा। क्या होगा, ब्रिक होगा। ब्रिक का मतलब बी फॉर आप देखना ब्राजील, आर का मतलब आप देखोगे रशिया, आई का मतलब आप देखोगे इंडिया, सी का मतलब आप देखोगे चाइना। ये 4 देश ब्रिक बना रहे थे। 2009 में ये ऑफिशियल हुआ, यानी कि 2006 में तो काम शुरू किया इसने, क्या चलो पहली मीटिंग हम लोग करके देखते हैं, मीटिंग किया, लेकिन ये फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। 2009 में इसका फॉर्मलाइजेशन किया गया, 2009 में इसका फॉर्मलाइजेशन किया गया। ठीक है, और 2001 में जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रिक टर्म कॉइन कर हो चुका था, मतलब ब्रिक टर्म जो है, ये शब्द जो लाइन में आ चुका था, लाइमलाइट में आ चुका था। और किसने किया था ये ब्रिक, ठीक है, जिम ओ'नील ने किया था। ब्रिक की बात करें 2001 में जिम
जिम ओ नील ने किया था। जिम ओ नील ने, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया था। जिम ओ नील ने ब्रिक्स की टर्म हमें सुझाई थी, आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, 2009 में ऑफिशियली शुरू हो जाता है, यानी कि इसकी मीटिंग शुरू हो जाती है, प्रॉपर काम करने लग जाता है। तब 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है और 2011 से प्रॉपर साउथ अफ्रीका इसमें काम करने लग जाता है। तब से क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। ब्रिक और एस का मतलब साउथ, तब से क्या हो जाता है, ये ब्रिक्स, ब्रिक्स हो जाता है। तो इसके 5 मेंबर हुआ करते थे, फिर आगे चल के इसके 5 और मेंबर जुड़े, जैसे कि आप इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, आप ये देख सकते हो। तो इसको हम लोग नया नाम ब्रिक्स प्लस के नाम से भी जानते हैं, या फिर ब्रिक भी कह लेते हैं हम लोग, और एक पावरफुल ग्रुप के रूप में ये उभर के सामने आ चुका है। इसीलिए इससे उम्मीद की जा रही है कि वेनेजुएला क्राइसिस के मामले में कुछ ब्रिक्स करेगा, और भारत के ऊपर जिम्मेदारी इसलिए आ जाती है क्योंकि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस वक्त भारत के पास है अगले 1 सालों के लिए। अभी देखिए ब्रिक्स का इवोल्यूशन जो भी मैंने आपको बताया सारा का सारा आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, एक चीज आपको इंपॉर्टेंट देखने की जरूरत पड़ेगी, ब्रिक्स ने क्या देखा है कि यार हम तो डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग का इसमें कुछ डेवलप भी है, ठीक है, लेकिन हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी का ग्रुप मान सकते हो, ठीक है, लेकिन में कुछ डेवलप्ड नेशन भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है, याद रखना। तो ये डेवलपिंग और डेवलप नेशन का एक ग्रुप है जो चाहता है वर्ल्ड बैंक को काउंटर करना, वर्ल्ड बैंक को काउंटर करना, क्योंकि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, जो अमीर देश है, यूएसए जैसे या वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारी है, उनको फेवर करता है। तो इन्होंने बोला है कि वर्ल्ड बैंक में हम क्यों लोन लेने के लिए जाएंगे, वर्ल्ड बैंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा करते हैं खुद का एक बैंक बना लेते हैं। तो इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया 2014 में, ठीक है, 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से इन्होंने एक बैंक बनाया, जिसको हम लोग शॉर्ट में ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में ब्रिक्स बैंक भी हम लोग कहते हैं। ये बात आप लोग याद रख लेना, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। चलिए, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसने ज्वाइन किया 2024 में। इंडोनेशिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडोनेशिया की, तो ये पहला ऐसा साउथ ईस्ट एशियन ब्रिक्स मेंबर बना है। ये फुल टाइम मेंबर नहीं, याद रखना, ये अभी भी फुल टाइम मेंबर नहीं है, ये अभी भी फुल टाइम मेंबर नहीं है, याद रखना, फुल टाइम मेंबर यहाँ पे ये अभी भी नहीं दिखाई देगा। क्लियर बच्चे यहाँ पे। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि 10 तो इसके मेंबर हैं, 10 तो इसके मेंबर हैं, लेकिन 11वां मेंबर आपको इंडोनेशिया भी फुल टाइम मेंबर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी फुल टाइम मेंबर में ये आ भी जाएगा। क्लियर बच्चे यहाँ पे। तो आप इसके मेंबरशिप और इवोल्यूशन आप लोगों ने देख ही लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके सारे सारे मेंबर जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया, और यहां पे आप इंडोनेशिया भी लिख ही लो, ठीक है, इंडोनेशिया भी लिख लो। नो डाउट आप इंडोनेशिया को फुल टाइम मेंबर नहीं कंसिडर कर रहे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर पॉइंट। ये सारे के सारे मेंबर्स आपको दिखाई देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्यों ब्रिक्स मैटर करता है, क्यों ब्रिक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें ना बच्चों, ठीक है, तो ब्रिक्स जो नेशन है ना, उसकी जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, जो यानी कि जनसंख्या है ना, तो 42% है, याद रख लेना। पूरी दुनिया की जीडीपी की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो 23% जीडीपी है पूरी दुनिया की। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एरिया की, तो 30% आप एरिया देखोगे, 30% आप एरिया देखोगे। तो आप सोचो पूरी दुनिया का 42% जिसके पास है, वो कितना पावरफुल ग्रुप होगा। तो डेफिनेटली इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये जो ग्रुप है, इन्होंने पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन करने का एक दूसरे के साथ वादा किया है। उसके बाद इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल कॉपरेशन करने का वादा किया है। डेवलपमेंट में एक दूसरे का साथ देंगे, पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन करेंगे, यानी कि हर एक कंट्री एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है वो बहुत ही गरीब कह सकते हो, या फिर जो जो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिनकी यूनाइटेड नेशन में आवाज कोई भी नहीं सुनता है, या फिर सुनने की कोशिश भी नहीं करता है। तो इस वजह से आप यहां पे क्या देख रहे हो कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का वादा कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। अभी 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 देखिए, ये जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने क्या बोल रखा है, मैं अभी क्या बता रहा हूं, ब्रिक्स क्या कह रहा है कि मैं ग्लोबल साउथ की आवाज बनूंगा, ग्लोबल साउथ की आवाज बनूंगा। इस हिसाब से ब्रिक्स किसकी आवाज बनेगा, फिलहाल वेनेजुएला की आवाज बनेगा, वेनेजुएला की आवाज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन वेनेजुएला की आवाज बनना तो चाहिए, जिस तरीके से इसने प्रॉमिस किया है कि मैं ग्लोबल साउथ की आवाज बनूंगा। और ऐसे में जे G20 का जब मीटिंग हुआ था, तो भारत ने भी बोल दिया था कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूं, मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूं, और ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरना चाहता हूं। तो भारत ने भी यह दावा किया था, और ब्रिक्स यहां पे दावा कर ही रहा है। भारत इंडिविजुअल तो भारत है ही, और ब्रिक्स में भी भारत ही है। और इस वक्त 2026 में ब्रिक्स का चेयरमैन भी भारत ही है।
तो भारत को परसों से कितना प्रेशर होगा वेनेजुएला का साथ देने का। और यही पूरा मुद्दा आकर के ठहर जाता है। रशिया देख रहा है कि भारत कुछ बोलेगा और चाइना देख रहा है कि भारत कुछ बोलेगा, और यहां पर क्या देखा जा रहा है कि भारत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखो यूएसए मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ही है, और वेनेजुएला के साथ भी मेरे अच्छे संबंध हैं, और फिर वेनेजुएला ग्लोबल साउथ का एक ऐसा देश है जिसका साथ हमको देना ही पड़ेगा हमारे वादों के हिसाब से। लेकिन भारत यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक गेम खेलेगा कि दोनों में से दोनों को ही चुनेगा, यानी ना तो यूएसए का विरोध करेगा डायरेक्टली और ना ही वेनेजुएला का समर्थन करेगा डायरेक्टली। बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करेगा, बीच में कोई डिप्लोमेसी की बात करेगा, क्योंकि भारत हमेशा डायलॉग पे भरोसा रखता है, भारत हमेशा बातचीत पे भरोसा रखता है कि बातचीत करके मुद्दों को सुलझाया जाएगा। लेकिन हाँ, यह बात तो तय है कि चाइना और रशिया भारत पे यहाँ पे ब्रिक्स की तरफ से डिसीजन लेने का, ब्रिक्स की तरफ से वेनेजुएला का साथ देने का, सपोर्ट करने का प्रेशर जरूर बनाएंगे। और यही पूरा इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है कि भारत अब क्या करेगा, भारत अब क्या करेगा। उसके बाद देखिए ब्रिक्स ने क्या एक सीआरए बनाया, सीआरए का मतलब क्या होता है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसका मतलब यह है कि ये टोटल एक फंड रखा जाएगा 100 बिलियन का, टोटल क्या रखा जाएगा, एक फंड रखा जाएगा 100 बिलियन का टोटल फंड रखा जाएगा। और जो 100 बिलियन का जो टोटल फंड है, ये इन सारे जो 10 मेंबर्स हैं इनके कभी भी अगर इन 10 मेंबर्स में कभी भी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी कंट्री का घाटा हुआ, तो इस 10 बिलियन 100 बिलियन डॉलर से, नॉट 10 बिलियन, 100 बिलियन डॉलर से उसका भरपाई किया जाएगा, उस कंट्री की हेल्प की जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरए यानी कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर पॉइंट, यानी कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं उनके कंट्री के अंदर जो लिक्विडिटी क्राइसिस आएंगे, पैसे के क्राइसिस आएगी, पैसे की कमी हो जाएगी, घाटा हो जाएगा, इकोनॉमी तबाह होने लग जाएगी, डूबने लग जाएगी, तो ये 100 बिलियन डॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा उस कंट्री को उभारने के लिए। ये कहां पे हुआ था, तो फोर्टालेजा में हुआ था। तो फोर्टालेजा एग्रीमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। 2014 में एग्रीमेंट साइन हुआ था और 2015 से पूरा फंड ऑपरेशन में आ चुका है। क्लियर बच्चे यहाँ पे। अभी देखते हैं डेवलपमेंट बैंक के बारे में, आप बता ही चुका हूं। तो डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर आपको संघाई में दिखाई देगा और 2014 में इसको बनाया गया था। ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और ये जो 10 मेंबर हैं और इंडोनेशिया 11वां, इसके अलावा बहुत सारे पार्टनर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, उरुग्वे, ये सब इसके ब्रिक्स बैंक के या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर ग्रुप में आप इनको देखोगे। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि एक तरफ ब्रिक अपनी प्रॉपर इकोनॉमी को लेकर के साथ चल रहा है, ब्रिक अपनी पावर को साथ लेकर के चल रहा है। यानी आप ये भी देख सकते हो यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पावर शिफ्ट हो भी रहा है ब्रिक्स पे। अब देखना ये है कि इतनी सारी पावर के साथ ब्रिक्स क्या डिसीजन लेता है, या फिर यूं कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि भारत ब्रिक्स के बिहाफ पे क्या डिसीजन लेता है। क्योंकि यहाँ पे भारत के दो रोल है, एक भारत इंडिविजुअल है और एक भारत चेयरमैन का रोल भी अदा कर रहा है। अगर इंडिविजुअल भारत को देखा जाए तो भारत आजाद है अपना डिसीजन लेने के लिए, लेकिन अगर ब्रिक्स के चेयरमैन की बात की जाए, भारत जो चेयरमैनशिप कर रहा है उसके रूप में देखा जाए भारत को, तो भारत को सारे के सारे मेंबर्स के साथ मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उस मीटिंग में डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ भैया अब बताओ अपने को करना क्या चाहिए, और फिर भारत को वोटिंग के हिसाब से, भारत को मेंबर्स के हिसाब से साथ जाना पड़ेगा। और यहां पे जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे जहां तक लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स वेनेजुएला क्राइसिस में वेनेजुएला का साथ देगा, क्योंकि गलत तो खैर हो ही रहा है। और ब्रिक्स ने जो प्रॉमिसेस दिए हैं ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे मोमेंट पे, जब कोई बहुत बड़ा देश कोशिश कर रहा है एक डेमोक्रेसी को तबाह करने की, पूरी कंट्री पे कब्जा कर रहा है, और इस हद तक कब्जा कर रहा है कि राष्ट्रपति को उठा के अपने देश में लेके जाया जा रहा है। अब देखना यह है कि भारत क्या डिसीजन लेगा और भारत कौन से तरीके अपनाएगा, कौन से रास्ते तय करेगा। इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। जय हिंद।